कहानी शुरू होती है मिस्र के एक शहर से। लिली जब घर लौटती है तो देखती है कि उसका पालतू पंछी पिंजरे के निचले हिस्से में एक काले तरल पदार्थ में गिरा पड़ा है। वह घबराकर अपनी माँ से उसे बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन माँ पंछी को उठाती है और उसे अपने हाथों से कुचल देती है। इसके बाद लिली के माता पिता घर के नीचे बने तहखाने में जाते हैं, जो एक काले पिरामिड के नीचे था। वहाँ एक रहस्यमयी पत्थर का ताबूत रखा है, इतना भारी कि उसे खोलने के लिए लिली के पिता को जंजीरों का सहारा लेना पड़ता था। अंदर एक मम्मी लेटी हुई थी। लिली की माँ झुककर देखती है कि वह जाग तो नहीं गई। अचानक मम्मी हिलती है और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। दोनों जल्दी से उन्हें फिर जलाते हैं। माँ कहती है कि मम्मी अभी नहीं जागी, लेकिन अगले ही पल मम्मी अपनी पट्टियां तोड़ देती है और ताबूत से जुड़ा एक हुक उसके जबड़े में घुसकर उसे हवा में उठाकर मार डालता है। इसके बाद ताबूत का ढक्कन अचानक बंद हो जाता है और अंदर बंद मम्मी उसे पीटने लगती है। इस घटना के कुछ समय बाद चार्ली और लिसा अपने बच्चों के साथ मिस्र में छुट्टियां मना रहे होते हैं। वे भागते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें अलग करने पर पता चलता है कि सेबास्टियन ने केटी की डॉल बालकनी से नीचे फेंक दी थी, जिससे वह टूट गई। लिसा को काम पर जाना होता है, इसलिए चार्ली टेप से डॉल को अस्थायी रूप से ठीक करता है और वादा करता है कि बाद में उसे अच्छी दुकान पर ले जाएगा। लेकिन केटी फिर भी गुस्से में रहती है क्योंकि सेबास्टियन को कोई डांट नहीं पड़ी। उसे लगता है कि उसके माता पिता सेबास्टियन को ज्यादा पसंद करते हैं। पिता से बहस के बाद वह बगीचे में खेलने चली जाती है। वहां उसे बाड़ के पीछे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। पहले उसे लगता है कि यह उसकी दोस्त लिली है, लेकिन औरत कहती है कि वह लिली की माँ है। वह फूलों के करतब दिखाकर और पसंदीदा कैंडी देकर केटी का ध्यान खींचती है। केटी थोड़ा डर जाती है और कहती है कि उसे घर लौटना चाहिए। तब लिली की माँ उसे अपने बगीचे का एक फल दे देती है। इसी दौरान चार्ली को फोन आता है। उसे अमेरिका में नई नौकरी मिल गई है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो उसकी नज़र केटी के डॉल हाउस पर पड़ती है। उसे कुछ अजीब लगता है। अंदर से ढेर सारे कैंडी के रैपर निकलते हैं, जबकि ना तो उसने और न ही लिसा ने बच्चों को कोई कैंडी दी थी। सेबास्टियन बताता है कि केटी की एक दोस्त है जो उसे बगीचे में मिलने आती है और उसी ने रैपर दिए हैं। उधर जैसे ही केटी फल लेने बढ़ती है, लिली की माँ माफी मांगती है और धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ने लगती है। अचानक फल फट जाता है और उसमें से एक कीड़ा निकलकर सीधे केटी के मुंह में घुस जाता है। केटी सांस नहीं ले पाने के कारण जमीन पर गिर जाती है। जब चार्ली बगीचे में पहुंचता है, तब तक केटी गायब हो चुकी होती है और बाड़ पर एक सुराग बना रहता है। चार्ली घबराकर सड़क पर दौड़ता है और लोगों से पूछता है। तभी रेत के तूफान का अलार्म बजता है और वह एक औरत को बच्ची के साथ भागते देखता है। वह उनका पीछा करता है, मगर तेज आंधी और अफरा तफरी में वे हाथ से निकल जाते हैं। बाद में पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव डीलिया लिसा और चार्ली से बात करती है। वे केटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कैंडी रैपर दिखाते हैं। डीलिया का बॉस पहले परिवार की ही जांच करने को कहता है, क्योंकि हो सकता है बच्ची को उन्होंने ही मार डाला हो। चार्ली को थोड़ी बहुत भाषा समझ आती है और वह बुरी तरह भड़क जाता है। इसके 8 साल बाद यह परिवार न्यू मैक्सिको में रह रहा है। फिर भी उन्होंने केटी का कमरा बिल्कुल वैसा ही सजा रखा है। अब उनकी एक और बेटी है, माँ, जो पूरी तरह स्वस्थ है। लिसा की कैथोलिक माँ, कार्मेन, भी उनके साथ रहती हैं। केटी के गायब होने के बाद से उन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं मनाई। दूसरी ओर मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान में एक लड़का अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है। तभी पीछे एक हवाई जहाज क्रैश होता है। मलबे में पायलट की लाश पड़ी है और पास में एक आँख भी। ऊपर देखने पर पायलट एक पेड़ में बुरी तरह फंसा लटक रहा है। लड़का डरकर भागता है और गिरता है, बिल्कुल उस पत्थर के ताबूत के सामने। कुछ समय बाद शोधकर्ता परेशान बैठे हैं क्योंकि कोई भी मशीन ताबूत के अंदर नहीं देख पा रही। आखिरकार वे उसे खोलते हैं। उन्हें एक मम्मी मिलती है
जिसकी त्वचा ताज़ी लगती है और नाखून बहुत लंबे हैं। जब वे चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। यह एक जवान लड़की है। जैसे ही वे तस्वीरें लेते हैं, मम्मी जाग उठती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है। वह ताबूत में तड़पने और चीखने लगती है। उसी समय न्यू मैक्सिको में चार्ली और लिसा को अमेरिकी दूतावास से फोन आता है। केटी जिंदा मिल गई है। दोनों तुरंत काहिरा रवाना होते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि केटी ने बहुत अधिक ट्रॉमा और भूख झेली है और वह गहरे शॉक में है, इसलिए उसका व्यवहार अजीब हो सकता है। वे अचानक हरकत या तेज आवाज से बचें। जब चार्ली और लिसा उसके कमरे में जाते हैं तो केटी का शरीर बदला हुआ लगता है। उसके शरीर पर खरोंचे हैं। डॉक्टर बताता है कि वह बार बार खुद को नोच रही थी। लिसा उसकी दिल की धड़कन सुनती है। डॉक्टर कहता है कि शारीरिक रूप से केटी अभी भी मजबूत है। तभी केटी एक हाथ उठाती है, मगर तुरंत एंजाइटी अटैक आ जाता है। माता पिता उसे आराम देने के लिए बाहर आते हैं और लिसा फूट फूट कर रो पड़ती है। डीलिया उन्हें लगभग 3000 साल पुराने रहस्यमयी सार्कोफेगस की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि केटी उस विमान में ले जाई जा रही थी जो क्रैश हुआ। उसे शक है कि केटी मानव तस्करी का शिकार बनी थी। अगले दिन केटी को घर लाया जाता है। भाई बहन घबरा जाते हैं। व्हीलचेयर को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कार्मेन अपनी पोती के लिए प्रार्थना करती है और माथे पर चुम्मा लेती है, लेकिन अचानक केटी सीधी बैठकर कार्मेन के सिर पर जोरदार हेडबट मारती है। इसके बाद उसका शरीर पीछे की ओर मुड़ता है और वह बिस्तर के ऊपर हवा में तैरने लगती है। फिर एक डरावनी क्रैक की आवाज के साथ गिर पड़ती है और तड़पने लगती है। चार्ली उसे पकड़कर रोकता है और लिसा बेहोशी का इंजेक्शन देती है। उस रात चार्ली सार्कोफेगस और उस पर लिपटे कपड़ों की तस्वीरें खंगालता रहता है। लिसा केटी को पुरानी पारिवारिक तस्वीरें दिखाते हुए बातें करती है, लेकिन केटी चुपचाप लेटी रहती है। बाद में जब चार्ली कमरे में आता है तो लिसा केटी के बिस्तर पर सो रही होती है, लेकिन केटी गायब है। दोनों घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं। कहानी शुरू होती है मिस्र के एक शहर से। लिली जब घर लौटती है तो देखती है कि उसका पालतू पंछी पिंजरे के निचले हिस्से में एक काले तरल पदार्थ में गिरा पड़ा है। वह घबराकर अपनी माँ से उसे बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन माँ पंछी को उठाती है और उसे अपने हाथों से कुचल देती है। इसके बाद लिली के माता पिता घर के नीचे बने तहखाने में जाते हैं, जो एक काले पिरामिड के नीचे था। वहाँ एक रहस्यमयी पत्थर का ताबूत रखा है, इतना भारी कि उसे खोलने के लिए लिली के पिता को जंजीरों का सहारा लेना पड़ता था। अंदर एक मम्मी लेटी हुई थी। लिली की माँ झुककर देखती है कि वह जाग तो नहीं गई। अचानक मम्मी हिलती है और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। दोनों जल्दी से उन्हें फिर जलाते हैं। माँ कहती है कि मम्मी अभी नहीं जागी, लेकिन अगले ही पल मम्मी अपनी पट्टियां तोड़ देती है और ताबूत से जुड़ा एक हुक उसके जबड़े में घुसकर उसे हवा में उठाकर मार डालता है। इसके बाद ताबूत का ढक्कन अचानक बंद हो जाता है और अंदर बंद मम्मी उसे पीटने लगती है। इस घटना के कुछ समय बाद चार्ली और लिसा अपने बच्चों के साथ मिस्र में छुट्टियां मना रहे होते हैं। वे भागते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें अलग करने पर पता चलता है कि सेबास्टियन ने केटी की डॉल बालकनी से नीचे फेंक दी थी, जिससे वह टूट गई। लिसा को काम पर जाना होता है, इसलिए चार्ली टैप से डॉल को अस्थायी रूप से ठीक करता है और वादा करता है कि बाद में उसे अच्छी दुकान पर ले जाएगा। लेकिन केटी फिर भी गुस्से में रहती है क्योंकि सेबास्टियन को कोई डांट नहीं पड़ी। उसे लगता है कि उसके माता पिता सेबास्टियन को ज्यादा पसंद करते हैं। पिता से बहस के बाद वह बगीचे में खेलने चली जाती है। वहां उसे बाड़ के पीछे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। पहले उसे लगता है कि यह उसकी दोस्त लिली है, लेकिन औरत कहती है कि वह लिली की माँ है। वह फूलों के करतब दिखाकर और पसंदीदा कैंडी देकर केटी का ध्यान खींचती है। केटी थोड़ा डर जाती है और कहती है कि उसे घर लौटना चाहिए। तब लिली की माँ उसे अपने बगीचे का एक फल दे देती है। इसी दौरान चार्ली को फोन आता है।
उसे अमेरिका में नई नौकरी मिल गई है। लेकिन जब वह मुड़ता है तो उसकी नज़र केटी के डॉल हाउस पर पड़ती है। उसे कुछ अजीब लगता है। अंदर से ढेर सारे कैंडी के रैपर निकलते हैं, जबकि ना तो उसने और न ही लिसा ने बच्चों को कोई कैंडी दी थी। सेबास्टियन बताता है कि केटी की एक दोस्त है जो उसे बगीचे में मिलने आती है और उसी ने रैपर दिए हैं। उधर जैसे ही केटी फल लेने बढ़ती है, लिली की माँ माफी मांगती है और धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ने लगती है। अचानक फल फट जाता है और उसमें से एक कीड़ा निकलकर सीधे केटी के मुंह में घुस जाता है। केटी सांस नहीं ले पाने के कारण जमीन पर गिर जाती है। जब चार्ली बगीचे में पहुंचता है तब तक केटी गायब हो चुकी होती है और बाड़ पर एक सुराग बना रहता है। चार्ली घबराकर सड़क पर दौड़ता है और लोगों से पूछता है। तभी रेत के तूफान का अलार्म बजता है और वह एक औरत को बच्ची के साथ भागते देखता है। वह उनका पीछा करता है, मगर तेज आंधी और अफरा तफरी में वे हाथ से निकल जाते हैं। बाद में पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव डीलिया लिसा और चार्ली से बात करती है। वे केटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कैंडी रैपर दिखाते हैं। डीलिया का बॉस पहले परिवार की ही जांच करने को कहता है, क्योंकि हो सकता है बच्ची को उन्होंने ही मार डाला हो। चार्ली को थोड़ी बहुत भाषा समझ आती है और वह बुरी तरह भड़क जाता है। इसके 8 साल बाद यह परिवार न्यू मैक्सिको में रह रहा है। फिर भी उन्होंने केटी का कमरा बिल्कुल वैसा ही सजा रखा है। अब उनकी एक और बेटी है, माँ, जो पूरी तरह स्वस्थ है। लिसा की कैथोलिक माँ, कार्मिन, भी उनके साथ रहती हैं। केटी के गायब होने के बाद से उन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं मनाई। दूसरी ओर मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान में एक लड़का अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है। तभी पीछे एक हवाई जहाज क्रैश होता है। मलबे में पायलट की लाश पड़ी है और पास में एक आँख भी। ऊपर देखने पर पायलट एक पेड़ में बुरी तरह फंसा लटक रहा है। लड़का डरकर भागता है और गिरता है, बिल्कुल उस पत्थर के ताबूत के सामने। कुछ समय बाद शोधकर्ता परेशान बैठे हैं क्योंकि कोई भी मशीन ताबूत के अंदर नहीं देख पा रही। आखिरकार वे उसे खोलते हैं। उन्हें एक मम्मी मिलती है जिसकी त्वचा ताज़ी लगती है और नाखून बहुत लंबे हैं। जब वे चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। यह एक जवान लड़की है। जैसे ही वे तस्वीरें लेते हैं, मम्मी जाग उठती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है। वह ताबूत में तड़पने और चीखने लगती है। उसी समय न्यू मैक्सिको में चार्ली और लिसा को अमेरिकी दूतावास से फोन आता है। केटी जिंदा मिल गई है। दोनों तुरंत काहिरा रवाना होते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि केटी ने बहुत अधिक ट्रॉमा और भूख झेली है और वह गहरे शॉक में है, इसलिए उसका व्यवहार अजीब हो सकता है। वे अचानक हरकत या तेज आवाज से बचें। जब चार्ली और लिसा उसके कमरे में जाते हैं तो केटी का शरीर बदला हुआ लगता है। उसके शरीर पर खरोंचे हैं। डॉक्टर बताता है कि वह बार बार खुद को नोच रही थी। लिसा उसकी दिल की धड़कन सुनती है। डॉक्टर कहता है कि शारीरिक रूप से केटी अभी भी मजबूत है। तभी केटी एक हाथ उठाती है, मगर तुरंत एंजाइटी अटैक आ जाता है। माता पिता उसे आराम देने के लिए बाहर आते हैं और लिसा फूट फूट कर रो पड़ती है। डीलिया उन्हें लगभग 3000 साल पुराने रहस्यमयी सार्कोफेगस की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि केटी उस विमान में ले जाई जा रही थी जो क्रैश हुआ। उसे शक है कि केटी मानव तस्करी का शिकार बनी थी। अगले दिन केटी को घर लाया जाता है। भाई बहन घबरा जाते हैं। व्हीलचेयर को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कार्मिन अपनी पोती के लिए प्रार्थना करती है और माथे पर चुम्मा लेती है, लेकिन अचानक केटी सीधी बैठकर कार्मिन के सिर पर जोरदार हेडबट मारती है। इसके बाद उसका शरीर पीछे की ओर मुड़ता है और वह बिस्तर के ऊपर हवा में तैरने लगती है। फिर एक डरावनी क्रैक की आवाज के साथ गिर पड़ती है और तड़पने लगती है। चार्ली उसे पकड़कर रोकता है और लिसा बेहोशी का इंजेक्शन देती है। उस रात चार्ली सार्कोफेगस और उस पर लिपटे कपड़ों की तस्वीरें खंगालता रहता है। लिसा केटी को पुरानी पारिवारिक तस्वीरें दिखाते हुए बातें करती है, लेकिन केटी चुपचाप लेटी रहती है। बाद में जब चार्ली कमरे में आता है तो लिसा केटी के बिस्तर पर सो रही होती है, लेकिन केटी गायब है।
दोनों घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं। कार्मेन के अंतिम संस्कार पर माँ अपना दांत जड़ से उखाड़ लेती है। चार्ली केटी के बंद कमरे के बाहर बैठा है। सेबास्टियन बताता है कि माँ बुला रही है। लिसा अब मान जाती है कि केटी को विशेष अस्पताल भेजना होगा। सेबास्टियन पहरा दे रहा है। तभी केटी बहुत मासूमियत से बोलती है कि वह सबके साथ रहना चाहती है। सेबास्टियन डरकर अपने कमरे में चला जाता है और हेडफोन लगाता है, मगर केटी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती है। वह पूछती है, क्या तुम्हें वह डॉल याद है जो तुमने बालकनी से फेंकी थी? उसी से मुझे दादी को फेंकने का आइडिया मिला। रसोई में माँ के सारे दांत टूट चुके हैं। छत पर खून का धब्बा बनता है। फिर छत टूटती है और केटी बाहर आती है। माँ कार्मेन के ताबूत के पास जाकर उसके मुंह से धागा खींचती है, जिससे कार्मेन का जबड़ा खुलता है। जब माँ मुस्कुराती है तो उसके मुंह में कार्मेन के दांत लगे हैं। तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है और माँ उसकी गर्दन पर झपटती है। केटी छत पर रेंगती हुई ताबूत पर पहुंचती है और कूदकर कार्मेन की लाश पर टूट पड़ती है। लिसा उसे खींचने की कोशिश करती है। ताबूत का स्टैंड टूटता है और दोनों शव बाहर गिरते हैं। माँ को होश आता है, जबकि केटी कार्मेन के जख्मों से बहता खून चाटने लगती है। अंतिम संस्कार के बाद केटी को व्हीलचेयर से बांध दिया जाता है और उसके कमरे की खिड़की सील कर दी जाती है। चार्ली उस पर नजर रखता है, लेकिन फिर भी केटी सेबास्टियन को बिस्तर पर सिर पटकने पर मजबूर करती है। लिसा सामान पैक कर रही है और माँ उसे बुरा भला कह रही है। अचानक केटी की व्हीलचेयर हवा में उठती है। घंटी बजती है। दरवाजे पर डीलिया है। वह टेप लाई है और लिली की माँ के शब्दों का मतलब समझाती है। एक शरीर राक्षस को ज्यादा देर कैद नहीं रख सकता, इसलिए बार बार नया बर्तन तैयार करना पड़ता है। जब से उनके परिवार पर श्राप आया है, तब से 82 बार यह मम्मीकरण का काला जादू किया जा चुका है। टेप में दिखता है कि लिली की माँ मंत्र पढ़ती है। पिछली मम्मी जागती है। केटी के मुंह में काला तरल उगलती है। फिर केटी को जादुई पट्टियों से लपेटकर ताबूत में बंद कर दिया जाता है। डीलिया बताती है कि राक्षस को जमीन के नीचे कैद रखना था, लेकिन अब वह आजाद है। उसी वक्त केटी अपनी शक्ति से सेबास्टियन को बुला लेती है। वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और केटी की पुरानी चमड़ी हटाकर नई चमड़ी दिखाने में मदद करता है। लिसा और डीलिया दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती हैं, मगर केटी की ताकत उन्हें पीछे धकेल देती है। लिविंग रूम में चार्ली टीवी के सामने सन्न बैठा है। पलटने पर देखता है कि कार्मेन अपने ही अंतिम संस्कार का खाना खा रही है। वह चार्ली को गंदे इशारे से बुलाती है। तभी लिसा की चीख सुनाई देती है और चार्ली भागता है। दरवाजा अपने आप खुलता है। केटी पूरे राक्षसी रूप में हवा में तैर रही है। वह चार्ली पर झपटती है और उसकी चमड़ी का टुकड़ा काट लेती है। लिसा और डीलिया हस्तक्षेप करती हैं, पर केटी डीलिया को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। फिर लिसा के सिर पर वार करती है और चार्ली की चमड़ी निगलकर उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करती है। लिसा मदद करना चाहती है, लेकिन केटी दरवाजा बंद करके उसे साथ कैद कर लेती है। सेबास्टियन बैट से लिसा पर हमला करता है। लिसा एक सिरिंज उठाकर दीवार के रास्ते में छिपती है। मौका पाकर सेबास्टियन को इंजेक्शन देती है और वह बेहोश हो जाता है। नीचे डीलिया को होश आता है तो कार्मेन उसकी गर्दन पर पैर रखकर मुंह से बिच्छू निकालकर डीलिया के मुंह में डाल देती है। डीलिया लात मारकर कार्मेन को रेलिंग में फंसा देती है, लेकिन बिच्छू की पूंछ उसके गले को अंदर से काटने लगती है। वह हाथ डालकर उसे बाहर खींचती है। ऊपर केटी चार्ली का गला दबा रही है। चार्ली धक्का देकर अलग होता है और रेंगता हुआ सीढ़ियों तक जाकर डीलिया से मिलता है। दोनों बेडरूम में भागते हैं। चार्ली डीलिया से मंत्र के शब्द याद रखने को कहता है। जैसे ही केटी फिर हमला करती है, चार्ली उसे जोर से पकड़ लेता है और डीलिया घायल गले से मंत्र पढ़ना शुरू करती है। केटी तड़पती है और खुद को नोचती है। चार्ली उसे फर्श पर पटकता है। तभी लिसा भी आ पहुंचती है। चार्ली उसकी तरफ देखकर माफी मांगता है और उसी क्षण केटी अपने मुंह का सारा काला पदार्थ चार्ली के मुंह में उगल देती है। राक्षस अब चार्ली में समा जाता है। चार्ली और केटी दोनों जमीन पर गिरते हैं, हाथ थामे हुए।
कुछ देर बाद केटी को होश आता है और इस बार वह सामान्य आवाज में मॉम पुकारती है। कुछ समय बाद चार्ली को तहखाने में एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है। पूरी तरह ठीक हो चुकी केटी ताबूत पर मॉर्स कोड से खटखटाती है तो चार्ली अंदर से मॉर्स कोड में ही जवाब देता है। वह अपने परिवार को बताता है कि वह उनसे बहुत प्यार करता है। तभी पता चलता है कि लिली की माँ अभी जिंदा है और अस्पताल में भर्ती है। एक दोपहर लिसा चुपके से उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। फिर डीलिया व्हीलचेयर पर बैठे चार्ली को लाती है और तीनों मिलकर राक्षस को लिली की माँ के शरीर में भेजने का जादू पूरा कर देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या उन्होंने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।